नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आईसीसी में इजराइल की एक बार और बड़ी हार हुई है। दरअसल ये बहुत मजेदार है कि सब अपने अपने तरीके से इसको पेश कर रहे हैं। गया था इजराइल आईसीसी में इस बात के लिए कि जो वारंट जारी किया गया है उसको रद्द किया जाए। आप जानते हैं नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ आईसीसी ने वारंट जारी किया हुआ है, जिसके चलते ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम कंट्रीज में चाह के भी नेतन्याहू जा नहीं सकता। और गैलेंट को रक्षा मंत्री पद से जिन वजहों से हटाया गया था उसमें से एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसके खिलाफ सीधे सीधे आईसीसी का वारंट था, इसलिए वो तमाम मुल्कों में जा नहीं सकता था। अब इजराइल पहुंचा था आईसीसी में कि ये वारंट हमारे कैंसिल कर दिए जाएं, लेकिन आईसीसी ने वारंट कैंसिल करने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये वारंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हां, एक बात उसने जरूर कही कि इजराइल जो अपील करता है उसको अपील करने का अधिकार है और उस अपील की रोशनी में इस डिसीजन को रिव्यू करने की बात हो सकती है, लेकिन जहां तक कैंसिल करने की बात है हम बिल्कुल भी इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इस पर हम किसी तरह का रोक नहीं लगा रहे हैं। अब आप देखिए, इजराइल के अखबार जो हैं इस रिव्यू करने वाली बात को अपनी जीत बता रहे हैं, टेक्निकल जीत बता रहे हैं। मेरा एक सवाल बहुत सीधा है कि अगर आपकी ये जीत है तो फिर नेतन्याहू और उसके साथ के लोग आईसीसी को गालियां क्यों दे रहे हैं, आईसीसी की मजम्मत क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी जीत है तब तो खुशी मनानी चाहिए थी नेतन्याहू को कि हम आईसीसी में जीत गए। लेकिन नेतन्याहू और उसके साथी जो हैं वो तो एक इजरायली अखबार के मुताबिक और दूसरे अखबारों के मुताबिक भी कोस रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, आईसीसी की नाराज हैं। सीधी सी बात है कि जिस मंशा के साथ ये गए थे कि इनका वारंट कैंसिल हो जाएगा, वो मंशा पूरी नहीं हुई। उधर जंग चल रही है और साथ में सीज फायर की बात चल रही है। यहां भी नेतन्याहू के लिए एक परेशान करने वाली खबर है। मोसाद के जो हेड हैं डेविड बर्नियर, इनके बारे में खबर आई है कि ये दोहा गए हुए हैं, जहां पर कतर के जो चीफ हैं, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात होगी। अब आप जानते हैं कि सीज फायर की जो बातचीत चल रही है वो कतर में ही चल रही है। अब दोहा में जो कतर के प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई है, इसके कई सारे मानी हैं। जिनको याद होगा उनको यह पता होगा कि मोसाद के चीफ को बातचीत से बाहर कर दिया था नेतन्याहू ने कि बातचीत में आप शामिल नहीं होंगे, और उनकी जगह पर अपने एक बंदे ड्रेमर को भेजा हुआ था जो लगातार बातचीत को नुकसान पहुंचा रहा था। अब ड्रेमर को हटाकर फिर से मोसाद के चीफ को भेजा गया है और कहा यह जा रहा है कि दोहा में यानी कतर में आज लगातार सीज फायर की बातचीत होगी, जिसमें मोसाद के जो चीफ हैं डेविड बर्नियर वो शामिल होंगे। ये नेतन्याहू के लिए एक झटका क्यों है? मैंने आपको बताया था कि ट्रंप से नेतन्याहू की बात हुई और पहली बार ऐसा हुआ कि इस बातचीत के बाद एक बार भी नाम नहीं लिया गया सीज फायर का या फिर गजा का। और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि सीज फायर डील वो करे। अब जब नेतन्याहू के आदमी ड्रेमर को बाहर कर दिया गया है और मोसाद के चीफ को भेजा गया है जो पहले भी सीज फायर की वकालत कर रहे थे, इसका मतलब यह है कि सीज फायर की दिशा में बात तेजी से बढ़ रही है। और इस बार जो सीज फायर है वो 5 से 7 बरस का सीज फायर है। 5 से 7 बरस के लिए जंग पूरी खत्म करने की बात है। यह बहुत बड़ी अपडेट है जो पहले मैं आपको दे चुका हूं। और साथ में इजराइल की सारी आर्मी गजा छोड़कर बाहर चली जाएगी, इसकी बात है। हमास ने कहा है कि ठीक है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम वो छोड़ देंगे, लेकिन गजा के लोग ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, वहां के टेक्नोक्रेट्स चलाएंगे। हम सारे होस्टेज किए हुए लोगों को छोड़ देंगे और आपको भी बदले में फलस्तीनियों को छोड़ना पड़ेगा। और इन 5-7 सालों में इजिप्ट और दूसरे अरब मुल्क मिलकर गजा को फिर से रीबिल्ड करेंगे। ये सारा कुछ तय हुआ है। इन सब के बीच में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जिसके अब्बास साहब चीफ हैं, उनका एक बयान आया है जिसमें हमास के लोगों को सन ऑफ द बिच कहा है और कहा है होस्टेजेस को रिहा कर दो। अब्बास साहब तो अमेरिका के बहुत प्रिय हैं, अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं। उनको कहना चाहिए कि इजराइल जंग खत्म कर देगा, इसकी गारंटी अमेरिका दे और हमास सारे लोगों को छोड़ देगा। हमास तो कह ही रहा है कि हम सारे लोगों को छोड़ने को तैयार हैं, बस हमें यह गारंटी चाहिए कि अब जंग और नहीं होगी और वहां से आर्मी को हटा लिया जाएगा। अब्बास अपने बॉसेस को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन उनको कम से कम सोचना चाहिए कि क्या केवल होस्टेजेस के छोड़ देने से वहां पर जंग खत्म हो जाएगी, जबकि नेतन्याहू पहले ही कह चुका है कि होस्टेजेस के छोड़ने से जंग खत्म नहीं होगी, जंग जारी रहेगी। और इस्मारिश ने तो यहां तक कहा है कि होस्टेजेस हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है
गजा को जीतना और वहां पर रिविएरा बनाना, हमास को खत्म करना। उधर गजा से खबर यह है कि हमास ने जो छापामार हमला किया है, उस छापामार हमले में इजराइल का एक आर्मी ऑफिसर मारा गया है और 2 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस बार हमास छापामार तरीके से ही लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं वो जमीन की जंग तो लड़ सकता है, लेकिन उसके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है, उसके पास एयर डिफेंस नहीं है। इसलिए इजरायली हेलीकॉप्टर्स जब बम गिराते हैं तो उसके लिए उसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। इसलिए छापामार लड़ाई लड़ रहा है और लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल के पास एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है वो है उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई लेवल की है। वो एआई के यूज करता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बहुत सारे अरब मुल्क भी उसकी मदद करते हैं। सही निशाना उसको मिलता है और उन्हीं निशानों से वो नसरुल्लाह को कभी मार देता है, कभी यहां पर आपको अनेक लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मार डालता है और उसके निशाने सटीक होते हैं। इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल एआई जो है वो हमारे वक्त में एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। अगर चाइना अमेरिका के साथ सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ट्रेड वार लड़ने को तैयार है, तो उसके पीछे उसकी एआई की ताकत भी है। एआई को लेकर ही मेरी एक रिकमेंडेशन है, उसको देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। दुनिया में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो या डिजिटल रिवॉल्यूशन, तो हमेशा कुछ न कुछ बदलाव आए हैं। और अब 2025 में एक नया रिवॉल्यूशन चल रहा है और इसको आप कह सकते हैं एआई रिवॉल्यूशन। और सबसे सरप्राइजिंग बात है खास न्यूज के साथ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक 38 साल का एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर साल का $1 लाख कमाता है, जो इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 85 लाख रुपया एनुअल होता है। और इसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। यानी एक तरफ ऐसी जॉब्स हैं जिनके फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है और जिनको हासिल करने के लिए कोर्सेज पर लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ एआई की जॉब्स हैं जिनका फ्यूचर शानदार है। दुनिया बदल रही है, लोग भी एआई को अडॉप्ट करना सीख रहे हैं। आज के जमाने में हाई पेमेंट जॉब्स के साथ पारंपरिक रोल्स नहीं बल्कि एआई पावर टेक्नोलॉजी के साथ जीने में कहीं ज्यादा अहमियत। अब सवाल है आप क्या करेंगे? अगर मैं बताऊं कि आप एआई के जमाने की मनी मेकिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आपको एआई का एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा, जहां आप सिर्फ 180 मिनट्स में 180 मिनट्स में सीख सकते हैं। वैसे तो नामली ये कोर्स 15,000 रुपए का है, लेकिन अगर आप द क्रेडिबल हिस्ट्री चैनल के माध्यम से इसको ज्वाइन करते हैं तो पहले 1000 यूजर्स के लिए यह बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। आप बिना ₹1 खर्च किए एआई का यह बेसिक मॉड्यूल सीख सकते हैं। और सबसे खास बात जो मैंने आपको बताई कि सिर्फ 180 मिनट्स में यह आप सीख सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीख सकते हैं। एक्सेल एंड डाटा एनालिसिस, कंटेंट से अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना, एआई ड्रिवन बिजनेस स्ट्रेटजी से अपना स्टार्टअप ग्रो करना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो भी बिना कोडिंग के, जॉब हंटिंग और सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज और रेज्यूमे बिल्डिंग। ये कोर्स सेशंस इंडिया के टॉप एआई एक्सपर्ट्स द्वारा कंडक्ट होते हैं, जो इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं। जो लोग एआई सीख रहे हैं वो आज टॉप 5% में हैं, जबकि ज्यादातर लोग अभी भी पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं। ये देखकर आप शॉक हो सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स से लोग लाखों कमा रहे हैं, जो कि आप 180 मिनट में सीख सकते हैं। इस कोर्स से अभी तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेनिंग का फायदा उठा चुके हैं और उनकी कैरियर जर्नी पूरी तरह से बदल चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाइए और ये जो मौका है आपको 180 मिनट्स में 180 मिनट्स में फ्यूचर रेडी बनाएगा। अगर आप टीसीएच के थ्रू इसको ज्वाइन करते हैं तो पहले 1000 लोगों के लिए यह बिल्कुल फ्री है। इतिहास का हिस्सा बनने का समय आ गया है। बाय स्टैंडर्ड मत बनिए, लीडर बनिए। इस कोर्स का ज्वाइनिंग लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा और साथ ही आपको कम्युनिटी लिंक भी मिलेगा, जहां आपको कोर्सेज का पूरा अपडेट मिलता रहेगा। अभी रजिस्टर कीजिए और एआई रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। तो यहां से जो मैंने आपको बताया उससे आप बिल्कुल फ्री एआई सीख सकते हैं। देखिए शायद आपके काम आए। आज के वक्त में जितना सीख लीजिए उतना ही कम है। लौटते हैं गजा की तरफ। मैंने आपको बताया कि लगातार हमास जो छापामार लड़ाई लड़ रहा है उसमें इजराइल के लोग भी मारे जा रहे हैं। ये जो मारा गया है बंदा, जिसका नाम अब जाकर इजराइल ने जाहिर किया है, ये रिजर्विस्ट था। मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार जो रिजर्विस्ट हैं वो लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती उनको भेजा गया है। नतीजा यह है कि वो एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। अब सारा मामला यह है
कि अगर जो सीज फायर डील इस समय टेबल पर है, जिसमें 5 से 7 साल तक जंग रोकने की बात है, आर्मी वापस बुलाने की बात है, और हमास ने कहा है हम एडमिनिस्ट्रेशन भी छोड़ देंगे और साथ में अपने हथियार भी किसी ऐसे अरब मुल्क में जमा करा देंगे जिस पर हमें भरोसा है, तो मुझे लगता है कि ना केवल यह गजा के लोगों के लिए बेहतर होगा बल्कि इजराइल के लोगों के लिए भी बेहतर होगा, जिनको रोज मिसाइलों के चलते सायरन सुनना पड़ता है और तमाम तरह की परेशानियां वो झेल रहे हैं, उनके लोग तो मारे ही जा रहे हैं। और यहां पर अगर मैं ये भी बता दूं तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इजराइल की मदद तो बहुत सारे अरब मुल्क भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट आई करके जो वेबसाइट है उसने एक तस्वीर जारी की है, एक तस्वीर शाया की है, जिसमें उसने यह बताया है कि यूएई ने इजराइल को अपना एक राडार सोमालिया के पुंटलैंड में लगाने में मदद की, जहां उसका असर है। यानी सोमालिया के पुंटलैंड में इजराइल ने एक राडार लगाई, जो राडार लगाने में मदद किया यूएई ने। अब आप कहेंगे सोमालिया कहां है, वहां से गजा का क्या रिश्ता? यह गजा के लिए नहीं है। यह जो रडार लगाई गई है यह हूथी के जो निशाने हैं, हूथी जो लगातार मिसाइलें फेंक रहा है, उनका पता लगाने के लिए है, ताकि उनको वक्त रहते बर्बाद किया जा सके। आप जानते हैं पिछले दिनों हूथी ने हाइफा तक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फेंकी है, जिससे इजराइल को यह दिक्कत होना, यह परेशानी होना, यह चिंता होना बिल्कुल लाजमी है कि अब हूथी के पास ऐसे भी हथियार हैं जो उसके आखिरी कोने तक जा सकते हैं। इधर रेड सी में पूरा का पूरा व्यापार जो बंद है, उसमें जमीनी रास्ते से माल पहुंचाने में यूएई और सऊदी अरबिया तो मदद कर ही रहे हैं। ऐसे में अगर एक सीज फायर की डील होती है 5 से 7 बरस के लिए, तो यह सबके लिए बहुत बेहतर होगा। अब एक और डील है जिसको लेकर मिडिल ईस्ट में बहुत चर्चा चल रही है, ईरान और अमेरिका के बीच में डील। आप जानते हैं कि इस शनिवार को, सैटरडे को बातचीत फिर से होने वाली है ईरान और अमेरिका की, और ये टेक्निकल लेवल पे होने वाली है। इजराइल इस बात को लेकर परेशान है कि अगर ईरान और अमेरिका में डील हो जाएगी तो उसका जो ईरान के ऊपर हमला करने का ख्वाब था, वो भी अमेरिका के साथ मिलके, वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा। इजराइल को किसी एक मुल्क से मतलब नहीं है, वो मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहता है। वो चाहता है मिडिल ईस्ट में किसी और के पास न्यूक्लियर पावर नहीं हो, किसी और के पास इतनी ताकत ना हो कि वो उसका किसी भी तरह का एहतजाज कर पाए, और वो मिडिल ईस्ट में राज करे, अपना जो लार्जर इजराइल या ग्रेटर इजराइल का सपना है वो पूरा कर सके, जिसमें सऊदी अरबिया तक के हिस्से शामिल हैं। और इस रास्ते में सबसे बड़ा कोई खतरा उसके लिए है तो ईरान है। तो आज इजराइल के अखबार क्या छाप रहे हैं, आप देखिए, छाप रहे हैं कि इजराइल को यह डर है कि कहीं अमेरिका और ईरान में डील हो जाए और इस डील के बाद ईरान अपना बम बना ले। ये डर है इनको, जबकि जो डील की बात चल रही है, जो बाहर बातें आई हैं, उसमें बातें यही हैं कि एनरिचमेंट का जो लेवल होता है यूरेनियम एनरिचमेंट का, वो उस लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा जो लेवल 3.5 का होता है। और जबकि आप जानते हैं बम बनाने के लिए 90% से ऊपर का एनरिचमेंट चाहिए। तो अमेरिका से समझौता ना हो पाए, इसलिए तरह तरह की खबरें लगातार प्लांट की जा रही हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये जो बातचीत ईरान की और अमेरिका की चल रही है ये टूट जाए। लेकिन यूएस भी कह रहा है कि ये बातचीत चलेगी, ईरान भी कह रहा है कि ये बातचीत चलेगी। अब तो ईरान के अखबारों में यहां तक छप रहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के साथ साथ अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है न्यूक्लियर क्षेत्र में। और देखिए, अमेरिका को चाहिए मार्केट, अमेरिका को जहां मार्केट मिलेगा, अच्छी शर्तों पे मिलेगा, वो जाएगा। तो इन तमाम सारी चीज़ों के बावजूद रहेगा तो वो इजराइल के साथ ही खड़ा। लेकिन ईरान में अगर उसका बिजनेस हो पाता है, ईरान में अगर उसको पांव रखने की जगह मिल पाती है, तो वो इसको कतई छोड़ेगा नहीं। अब ईरान कितना होशियार है इस बात को समझने के लिए कि ये कदम जो अमेरिका के पड़ेंगे वो कल खतरनाक भी हो सकते हैं, ये ईरान जाने। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है बहुत सीनियर लीडरशिप है, दुनिया देखी है, कोई बच्चे नहीं हैं। तो वो जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, ये तो मानना ही चाहिए। इधर अरगाची साहब पहुंचे हैं चाइना, मैंने आपको बताया था कि चाइना जाने वाले थे, चाइना पहुंचे हैं और वहां के फॉरेन मिनिस्टर से उनके मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं। प्रेस टीवी में भी छपा है, इरना में भी छपा है, बाकी सारी जगहों पर भी छपा है, और ऐसा लगता है कि चाइना के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही है। जो बयानात आए हैं उसके बाद वो तो यही बता रहे हैं। इस डील के साथ साथ जब यह डील चल रही है तो ईरान लगातार रशिया और चाइना के टच में है।
बहुत सीधी सी बात है कि ईरान को भी पता है कि हमारे अपने कौन हैं और उनको भरोसे में लिए बिना अमेरिका से डील वो नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चीन से भी दुश्मनी लादे हुए है, रशिया से तो जो है वो है ही। हालांकि रशिया यूक्रेन वार रुकवाने का जो वादा था वो कहीं पूरा होता दिखता नहीं। अभी जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जल्दी से समझौता नहीं होगा तो अमेरिका उससे बाहर निकल जाएगा। समझौता तो ये कहीं करा नहीं पा रहे हैं, जंगें नई नई शुरू कर रहे हैं। और सच ये है कि इजराइल के फायदे के लिए जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उनको ये फांसी पर चढ़ा रहे हैं, उनको एक किनारे लगा रहे हैं। अमेरिका में हालत ये है कि इस टैरिफ पॉलिसी से और महंगाई बढ़ी हुई है, मार्केट कभी भी डाउन हो जा रहा है। 10 से ज्यादा स्टेट्स ने इस टैरिफ वाले मामले पर ट्रंप के खिलाफ केस किया हुआ है। तो अमेरिका में तो अपनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ट्रंप ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं इजराइल की मदद करने में। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है ईरान के लिए कि वो चाइना और रशिया को साथ लेकर बहुत सोच समझकर फैसला ले, जो भी फैसला उसको लेना है। अगर इन सब के बीच आपको मैं खबर दूं कि इजराइल में एक बड़ा आर्मी ऑफिसर पकड़ा गया है, क्योंकि वो क्लासिफाइड डेटा को लीक कर रहा था। और किसको लीक कर रहा था? ईरान को। तो यह खबर यह बताती है, पहले भी कई ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कि अगर ईरान लेबनान के अंदर इजराइल के मोसाद के जासूस हैं तो ईरान ने भी इजराइल के अंदर अपने जासूसों को अच्छी तरह से प्लांट किया है। एक पकड़ा गया, इसका मतलब कई ऐसे हैं जो नहीं पकड़े गए। तो इजराइल के लिए मुसीबतें बहुत सारी हैं। जैसे एक और खबर मैं आपको दे दूं, स्पेन ने 7.5 मिलियन की एक हथियारों की डील थी इजराइल के साथ, जिसको कैंसिल कर दिया है। कारण यह था कि स्पेन की जो रूलिंग पार्टी थी, वो जिनके सपोर्ट से है, वो लगातार कह रहे थे कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और इस जेनोसाइड का हम साथ नहीं दे सकते। जर्मनी जैसा मुल्क जिसने 30% से ज्यादा हथियार, जितने हथियार इजराइल को मिले हैं पिछले 1.5 साल में, उसमें 30% से ज्यादा हथियार जर्मनी ने दिए हैं। अगर जर्मनी और अमेरिका को मिला दे तो 90% हथियार इन दो मुल्कों से पहुंचे हैं इजराइल के अंदर, जिनसे गजा के अंदर जेनोसाइड हुई है। अब वही जर्मनी कह रहा है कि भाई 50 दिन से आपने इमदाद रोकी हुई है, इसको बंद कीजिए, इमदाद तुरंत शुरू कीजिए। इजराइल के ऊपर तमाम तरीके से प्रेशर पड़ रहे हैं इस इमदाद को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए। और अगर सीज फायर की डील आगे बढ़ती है तो हो सकता है 1-2 दिन में हमको यह अच्छी खबर मिले कि वहां पर इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। उधर बेन ग्वेर अमेरिका गया हुआ था। बेन ग्वेर के बारे में आप जानते हैं कि अगर इजराइल के सबसे जहरीले मिनिस्टर्स की सूची बनानी हो तो नंबर 1 या नंबर 2 पर वो आएगा। ये वही है जो अलक्सा में अपने लोगों को लेकर घुस गया था और इसके लोग कह रहे थे कि अलक्सा को बम से उड़ा दिया जाएगा। वो गया हुआ है अमेरिका, और अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में उसका प्रोग्राम था। वहां पर उसका जबरदस्त विरोध हुआ है। विरोध करने वाले में वो सारे लोग शामिल हैं जो लगातार फलस्तीन के अंदर सीज फायर करने और जेनोसाइड रोकने की बात कर रहे हैं। बेन ग्वेर का एक सिनागॉग में भी प्रोग्राम था, लेकिन वो उसको कैंसिल करना पड़ा। तो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है लगातार इजराइल के ऊपर अलग अलग तरह से। आईसीसी के अंदर ये गए थे, वो केस ये जीत नहीं पाए। इनके ऊपर जो वारंट जारी हुआ था वो कैंसिल नहीं हुआ। अमेरिका उधर सीधे मना कर रहा है कि हम सीरिया में किसी भी हालत में अपनी आर्मी नहीं बढ़ाएंगे। तो वहां पर टर्की के साथ समझौता जो होगा या इनकी लड़ाई होगी, उसमें अमेरिका अपना हाथ खींच रहा है। ईरान के साथ अमेरिका की डील लगातार चल रही है। सीज फायर के लिए इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और साथ साथ में जो ये गजा में कर रहे हैं उसका फल भी इनको भुगतना पड़ रहा है। वहां से लगभग रोज 1-2 सैनिकों के मारे जाने की खबरें आना शुरू हो गई हैं। हमास की जो छापामार लड़ाई है उससे इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ये हैं अभी की खबरें। आगे खबरें जैसे जैसे बढ़ेंगी, जैसे जैसे नई खबरें आएंगी, मैं हमेशा की तरह अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, दोस्तों और रिश्तेदारों को पहुंचाइए। और अगर हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, सीधी मदद कर सकते हैं और हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं 3 रुपए रोज से भी कम पे। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम आपको वो सच बता सकेंगे जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।